नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर रिंकू वाठिर एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं यहाँ पर आपके सामने इस वीडियो के अंतर्गत कमलेश्वर द्वारा लिखी हुई सांप कहानी के बारे में बात करने वाली हूँ। सांप कहानी एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। व्यक्ति के मन में जब कोई विचार दृढ़तापूर्वक बस जाए तब वो ऐसा रूप धारण करने लगता है जैसे कि वो विचार वाकई में सच हो। हमारे मन में जब कोई डर हावी हो जाए तब हमारा मन उसी प्रकार के विचार लगातार करने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप हमारा वो डर हमें सच होता हुआ नजर आने लगता है। हम वैसा ही महसूस करने लगते हैं जैसा हमारा मन सोचता है। ये कहानी मनोवैज्ञानिक रूप से इसी प्रकार के भय और उससे उत्पन्न विचारों को प्रस्तुत करती है। इस कहानी में कुल मिलाकर 3 पात्र हमारे सामने आते हैं: आनंद, इंदु और चौकीदार। आनंद और इंदु इस कहानी के मुख्य 2 पात्र हैं, जबकि चौकीदार इतना महत्वपूर्ण पात्र नहीं है। वह कुछ ही क्षण हमारे सामने आता है। कमलेश्वर ने कहानी का आरंभ कुछ ऐसा किया है कि थोड़ी भयावह परिस्थिति पाठक के सामने खड़ी करने में वह सफल रहे हैं। जंगल में बसे डाक बंगले के पास कोई नहीं था। रात्रि का अंधकार और नीरव एकांत वातावरण को और भयानक बनाते हैं। जंगल में सुनसान डाक बंगले पर चौकीदार घने अंधेरे को दूर करने के लिए मोमबत्ती जलाकर लाता है। जंगल में बरसात आने के बाद जंगली जानवरों का डर नहीं है, क्योंकि उन्हें इधर पानी पीने के लिए झरने तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बारिश के कारण उन्हें जंगल में सब जगह पानी मिल जाता है। पर हाँ, सांप ज़रूर निकल आते हैं, जिनसे बचने का कोई ज़रिया अगर मिल सके, इसलिए आनंद चौकीदार से कहकर कमरे के सारे दरवाजे बंद करवा लेता है। परंतु सांप एक ऐसा जीव है जिसके नाम मात्र से वह रेंगता हुआ, सरकता हुआ हमारे सामने आ जाता है और उसके नाम मात्र से सभी डरने लगते हैं। डाक बंगले के नीरव एकांत से उत्पन्न सूनापन स्थिति को और भी भयावह बनाता है। घना जंगल, झरना, पहाड़ी सड़क और कुल मिलाकर यह वीरान प्रदेश वातावरण को आनंद के मन की स्थिति को और भी अधिक गंभीर बनाता है। वीरान प्रदेश में बारिश के कारण उत्पन्न कुछ आवाज़ें भी आनंद के मन को और अधिक सशंकित कर देती थी। कभी कभी आनंद सोचता है कि जब इंदु यहाँ आएगी तो उसे यहाँ उसकी लाश पड़ी हुई मिले। वो सोचता है तब वो क्या करेगी। उसे सिर्फ इस बात का सहारा मिलता है कि डाक बंगले की विजिटर बुक में उसका पता दर्ज है। बाहर की जंगली झाड़ियों से बहती हुई हवा की सिसकारियाँ भी आनंद को ऊंची बरसाती घास में रेंग रहे सांप सी लगती है। वह अपने कमरे में मोमबत्ती निकालकर उसे जलाकर उस रोशनी के सहारे से वह अपने आप को डर से मुक्त करना चाहता है। जो सांप वास्तव में उस कमरे में है ही नहीं, उसे अदृश्य रूप से आभास उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण वह भयभीत सा रहता है। वीरान जंगल में बसे डाक बंगले की नीरव शांति में उत्पन्न अचानक कोई आवाज़ भी भयानक वातावरण बनाती है। आनंद एक तरफ सांप के डर से भयभीत है और दूसरी तरफ जो इंदु कल आने वाली है उसके विचार से भी रोमांचित हो रहा है। इंदु के नज़दीक बैठकर खूब बातें करने के साथ वो उसकी नज़दीकी की कल्पना मात्र से सरसराहट महसूस करता है। कभी वह सोचता है कि कल इंदु अगर नहीं आई तो, और वह आशंकित भी हो रहा है कि कहीं उसके पहले कोई दुर्घटना हो गई तो। वह सोचता है कि जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तभी अचानक कुछ बुरा हो जाता है। बंद कमरा होने के बाद भी उसे डर लग रहा है कि कहीं कुछ हो न जाए। कमरे में मोमबत्ती के प्रकाश से लंबी सी छायाएं बन रही थी। उसे आभास होता है कि कहीं दीवार पर सांप तो नहीं रेंग रहा। उसे लगता है कम से कम कमरे का एक दरवाज़ा तो खुला रहना चाहिए। सीमित कमरे का दायरा उसे आशंकित करता है। कई प्रकार की शंकाएं उसे घेरने लगती है। भय अधिक सताता है। उसके मुकाबले उसे डाक बंगले की छत पर जाने का ख्याल आता है,
क्योंकि खुले हुए आकाश और उन्मुक्त प्रकृति के पास आने पर बड़ा सहारा सा मिलता है। लगता है कि मौत घेर नहीं पाएगी। चादर लपेटकर वह कमरे से बाहर निकल गया। सरसराती घास के साथ झरने की आवाज़ के सिवाय और कोई आवाज़ नहीं थी। नंगी चट्टानों के बीच की काली दरार देखकर उसे फिर शंका होती है और वह एकदम डाक बंगले की छत पर चढ़ जाता है। चारों तरफ के सन्नाटे को देखते हुए वह मुंडेर पर बैठकर सोचने लगता है कि इस निर्जन एकांत में वह और इंदु। सुबह की पहली बस से वह आने वाली है। आगे भी वह सोचता है कि कल रात वह उसके साथ इसी तरह बैठी होगी। वह इस खामोशी और निस्तब्धता के बीच उसकी नज़दीकियों की मधुर कल्पना करने लगता है। यह सोचते हुए फिर वह कमरे में वापस आ जाता है। वह कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेता है, पर उसे नींद नहीं आती। उसे लगता है जैसे सांप का मुंह चमका और वह रेंगता हुआ आगे आ गया। उसका शरीर पसीने से नहा गया। वह लपक कर मोमबत्ती अपने हाथ में पकड़ लेता है। दरवाजे से आती हुई पानी की धार मेज़ के नीचे होती हुई बाथरूम के नली वाले ढलान में सरक जाती है। उसे अपने आप पर रहम आता है। वह सोचता है आखिर इतने डरने की क्या बात थी। सांप ही होता तो भी क्या, वह उसे मार तो सकता था। भय से मुक्ति पाने का एक ही साधन उसकी समझ में आता है कि भय के सामने अपने आप को उन्मुक्त छोड़ दो। मोमबत्ती मेज पर चिपकाकर वह कमरे की सारी खिड़कियां और दरवाजे खोलकर लेट जाता है। सुबह सोकर उठने के बाद उसे सहसा याद आता है कि रात को वह सांपों की शंकाओं से कितना घबरा रहा था और सपने में भी उसे सांप ही सांप दिख रहे थे। कहीं पेड़ की शाखाओं से लिपटे हुए सांप, तो कभी नदी में बहते हुए और कभी घास में रेंगते हुए। सहसा उसे इंदु की याद सहला जाती है। वह जल्द से जल्द उस स्टॉपेज तक पहुंचना चाहता था जहां इंदु बस से उतरने वाली थी। चौकीदार से चाय तैयार करने को कहकर वह निकल जाता है। रास्ते में कुचले हुए सांप को देखकर वह डर सा जाता है और सोचता है कि रात को उसने कमरे की खिड़की और दरवाजे खोलकर कितना खतरा मोल ले लिया था। और आखिर इंदु आ जाती है। उसकी भीगी आंखें मुस्कुरा रही थी। उसके बाल खुले थे और उसके होठ बैठी हुई तितली की तरह कांप रहे थे। उसकी कल्पना में हजारों फूल खिल रहे थे। उसे सब कुछ स्वप्न सा लग रहा था। वह भीतरी मन से जानता था कि इंदु नहीं आएगी, क्योंकि उसके लिए इस तरह आ जा सकना आसान नहीं है। अगर वह नहीं आती तो उसे उसके न आ सकने का पश्चाताप जरूर होता। प्यार की संपन्नता का एहसास उसे कभी नहीं हुआ था, क्योंकि प्यार की अनुभूति परिस्थिति विशेष के सौंदर्य से ही जन्मती है। और अब तो चारों ओर सौंदर्य ही सौंदर्य था। उसकी कल्पना में वे सारे स्थान घूम रहे थे जहां वह इंदु को लेकर जाएगा, जहां वह उन क्षणों को नया अर्थ देगा। आनंद इंदु के साथ की कल्पनाओं में खोने लगा। जंगल के छतनार पेड़ों को दिखाने के बहाने वे उससे मधुर बातों के जरिए वह उसके साथ मधुरतम सान्निध्य को महसूस करना चाहता था। वह कल्पना करता है बारिश में भीगी हुई इंदु शर्माएगी और दोनों एक दूसरे को चाहत भरी नज़रों से देखेंगे और बैठे रहेंगे। शाम के घिरे हुए अंधियारे में झरने पर वह इंदु को ले जाकर निसंकोच उसे अपने कंधे से सटाकर उन जगहों को दिखाएगा जहां पर वो पिछले दिनों अकेले बैठकर उसे याद करता रहा है। चट्टानों के अकेलेपन ने उसे हमेशा उदास कर दिया है। इंदु प्यार भरी आंखें उठाकर उसे ताकेगी और तब झरने के शोर में, अंधियारी पड़ती हुई घाटी के सूनेपन में वह पहली बार उसे प्यार करेगा। वह इंदु को झिलमिलाते चांद सितारों के साये में डाक बंगले की छत पर ले जाएगा और वहां दोनों अपनी जिंदगी के सपने बुनेंगे। और आनंद की कल्पना की तरह सब कुछ वैसा ही हुआ। वह उसे लेकर चट्टान पर गया। धूप निकलने पर वह उसे छतनार पेड़ों के साये में ले गया, जहां बारिश का पानी फिर बरस गया था। वह इंदु को जबरदस्ती खींचकर झाड़ियों के पास ले गया। इंदु बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी उसने कल्पना की थी। ये सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा कि उसने सोचा था। आनंद को इन सब में
सबसे ज़्यादा शाम का ही इंतज़ार था और वो शाम भी आई। झरने की तरफ इंदु ऐसे जा रही थी जैसे ये स्थलों से उसकी गहरी पहचान हो। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। झाड़ी में फंसी अपनी साड़ी खींचकर वह एक पत्थर पर खड़ी हो गई और डरते हुए हावभाव के साथ बोली, बड़ा डर लगता है घास में चलते हुए। कहीं कोई सांप वाप हुआ तो दिखाई भी नहीं पड़ेगा। आनंद भी मन ही मन डर कर जोर से पैर झटकता है, जैसे सचमुच उसे सांप लिपट गया हो। अपने डर को छिपाते हुए वह इंदु से कहता है, डरपोक कहीं की। एक दूसरे का हाथ पकड़कर न जाने कितनी ही बातें करते हुए वो दोनों झरने के चरणों में उतर गए। ढलती शाम के सौंदर्य से यह दृश्य स्वप्निल सा हो उठा था। झरने का शोर खामोशी को भी अधिक घनीभूत कर रहा था। पानी की फुहारें उनके ऊपर पड़ रही थी। आनंद इंदु की पीठ पर अपना हाथ रखकर अपने आप को जैसे भूल गया था। दोनों ही इस सुंदरतम दृश्य को देख रहे थे। जब इंदु इस सौंदर्य को देख रही थी तब आनंद सिर्फ और सिर्फ इंदु के सौंदर्य को ही देख रहा था। वो उसे बताता है कि किस चट्टान पर कब उसे इंदु की याद आई थी। चट्टान पर बैठते हुए बहते पानी को देख वह कहती है, पानी कैसा अकुला रहा है आनंद, जैसे नीचे भट्ठी जल रही हो। फैन की कैसी जंजीरें बन रही है। आनंद इंदु के पास बैठकर उसके कंधे का सहारा लेते हुए उफनते पानी को देखने लगा। इंदु द्वारा दी गई यह उपमा आनंद की चेतना में धंस गई। इंदु ने फिर कहा, उबलता हुआ साबूदाना हो जैसे। क्यों आनंद? या फिर सांप के केचुलों की तरह ये फेन की धारें उलझ रही है। आनंद भीतर ही भीतर ठिठक गया। बोला कुछ भी नहीं, पर उस उफनते हुए पानी की धारें देख उसे लग रहा था जैसे धरती फट गई हो और तमाम सफ़ेद सांप अकुला अकुला कर निकलते आ रहे हो, एक दूसरे में उलझे हुए और फिर पानी की धार में सुलझकर गिर भी रहे हो और सांपों की सिसकारियाँ ही सुनाई दे रही हो। इंदु ने अपना सिर आनंद के सीने से टिका दिया था। सपाट पत्थर पर इंदु की रेशमी साड़ी सरकती है और उसे लगता है जैसे कोई सांप धीरे से सरक गया हो। इंदु और आनंद एक दूसरे को देखते हुए अपनी उंगलियों की पकड़ और मजबूत करते हुए एक दूसरे के बेहद करीब आ रहे थे। आनंद इंदु के साथ करीबी को महसूस करते हुए भी कभी भयभीत भी हो रहा था। रोमांच और भय के भावावेग ने आनंद को घेर लिया था। वह इंदु की नज़दीकियों से आश्वस्त होता और दूसरी ही क्षण घबरा जाता कि कहीं सांप सरक रहा हो। वह इंदु का चूड़ा खोल देता है और बिखरे हुए बालों में उसने अपनी बाह उसके सिर के नीचे रख दी थी। इंदु और आनंद दोनों एक दूसरे को देखते हुए एक दूसरे में खो गए थे। तभी अचानक आनंद की बगल पर पतला सा सुई जैसा दांत चुभा और उस दोहरी बेहोशी में उसने देखा एक पतला सा सांप सरक कर झाड़ी में समा गया। सांप! वह एकदम चीख पड़ा। इंदु भी घबराकर उठ जाती है। आनंद जहर की बेहोशी में वैसा ही खड़ा था। उसके शरीर में सनसनी दौड़ रही थी। भीतर हर धमनी फटी जा रही थी। वह इंदु को कहना चाहता था कि उसको सांप ने काट लिया है, पर अपने आप को संभालते हुए वह बस डाक बंगले तक आना चाहता था। आनंद ने घबराहट में इंदु से कहा, इंदु आओ, जल्दी चलो, और उसे लगा कि वह अब चल नहीं पाएगा। नीला होकर यही गिर पड़ेगा। इंदु क्या करेगी? क्या होगा अब? आनंद इंदु से कहता है, मुझे पकड़ लो इंदु, न जाने कैसा लग रहा है। और इंदु उसके साथ चलने लगी। वह जल्दी से बिस्तर पर पहुंचना चाहता था। उसके शरीर में सारा रक्त जैसे पानी हो रहा था। चेहरे पर पसीना आ रहा था और धमनियों में विष बढ़ता जा रहा था। कमरे में आते ही अपनी बाहों से मुंह का पसीना पोंछकर वह बिस्तर पर गिर पड़ा। इंदु के चेहरे पर घबराहट आ गई। आनंद के माथे पर हाथ रखते हुए उसने पूछा, क्या हुआ आनंद? तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? आनंद को लगा कि वह और भी नीला पड़ता जा रहा है। उसने उसी घबराहट में कहा, चौकीदार को बुला लो इंदु,
पास कोई अस्पताल भी नहीं। मुझे सांप ने काट लिया है। दहशत भरे स्वर में इंदु ने पूछा, कहाँ? तो आनंद ने पीठ पर अपनी बगल की ओर इशारा किया। इंदु ने उसे करवट देते हुए देखा और धीरे से मुस्कुराई। आनंद की कमीज में उसके बालों का एक हेयर पिन उलझा हुआ था। इंदु ने पिन निकालकर आनंद के हाथों में पकड़ा दिया और मुस्कुराते हुए अपना जूड़ा बांधने लगी। और यहाँ पर कहानी समाप्त हो जाती है। कमलेश्वर की कहानियाँ अलग प्रकार के विषय वस्तु लिए हुए होती है। प्रस्तुत कहानी में उन्होंने व्यक्ति के भीतर के डर को प्रस्तुत किया है। मनुष्य का स्वभाव होता है कि वह अपने डर को छिपाने का प्रयास करता है। हमारा डर हमारे अवचेतन मन में होता है। वह सुषुप्त अवस्था में हमारे मन और मस्तिष्क में होता है। पर जब कभी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है जिससे हमारे मन में छिपा हुआ हमारा डर हमारे आसपास के वातावरण और परिस्थिति के कारण सामने आने लगता है। समग्र कहानी में आनंद लगातार अपने डर पर काबू पाने का असफल प्रयास करता रहता है, पर वो उसमें सफल नहीं हो पाता। इस कहानी में इसी मनोवैज्ञानिक डर को प्रस्तुत करने का प्रयास कमलेश्वर ने किया है। विद्यार्थी मित्रों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो इस कहानी को समझने के लिए आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।